हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि एक बॉन्ड क्या होता है और वो कितने टाइप का हो सकता है अलग अलग एटम्स के बेसिस पे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर बॉन्ड बनता ही क्यों है, और अगर बॉन्ड बनता है तो अलग अलग एटम के लिए अलग अलग टाइप का बॉन्ड क्यों बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मेटल और नॉन मेटल पास आ रहे हैं तो हमने देखा था आयनिक बॉन्ड बनता है, लेकिन दो नॉन मेटल पास आ रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ऐसा क्यों? क्यों सेम बॉन्ड नहीं बनता कि जब मेटल नॉन मेटल में आयनिक बन रहा है तो नॉन मेटल में भी आयनिक बन जाए, या नॉन मेटल में कोवेलेंट बन रहा है तो मेटल मेटल में भी कोवेलेंट बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें पता है अलग अलग एटम आएंगे तो अलग अलग टाइप का बॉन्ड बनेगा। तो ऐसा क्यों होता है और बॉन्ड किस किस कंडीशन में बनेगा, क्यों बनेगा, इन सबको आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहां पे दो थ्योरीज हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं जिन्होंने डिस्क्राइब किया कि बॉन्ड बनता क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट थ्योरी इज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल लुइस ने दिया था, एक साइंटिस्ट था लुइस, उन्होंने ऑक्टेट रूल दिया था। उन्होंने बोला कि उन्होंने देखा एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में कि जो नोबेल गैसेस थी, हीलियम हो गई, नियोन हो गई, आर्गन हो गई, उन्होंने देखा वो जनरली किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रही। रिएक्ट करने का मतलब है कि वो किसी और के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के बॉन्ड नहीं बना रही हैं। लेकिन बाकी जितनी भी गैसेज हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, वो जनरली बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसका मतलब उसने क्या बोला कि हमने देखा था आयोनाइजेशन एनर्जी भी उसकी बहुत ज्यादा होती है। मतलब नोबेल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती होगी, उसकी जो स्टेट होती है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। और हर एटम, हर एलिमेंट उस स्टेट को पाने की इच्छा रखता है। जिंदगी में हर एटम का सिर्फ एक ही मोटो है, एक ही गोल है कि मुझे नोबेल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मैं आगे कुछ नहीं करूंगा, जिंदगी भर ऐसे ही बैठा रहूंगा। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोल दिया कि बस जो भी एटम्स हैं वो सारे यही चाहते हैं कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा था, वो नोबेल गैस के जैसी हो जाए। और एक नोबेल गैस की आउटरमोस्ट जो होती है सेल जो होती है, उसमें हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो बाकी जितने भी एटम्स हैं, वो सारे एटम्स इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं कि कैसे भी करके उनकी आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए, उनकी जिंदगी सफल हो जाए। और इसी रूल को उन्होंने क्या नाम दिया? ऑक्टेट रूल दिया। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन को उन्होंने ऑक्टेट बोला कि हर एटम चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और जैसे ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, वो आगे और फर्दर बॉन्डिंग नहीं करेगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है या जो बॉन्डिंग है, वो इस रूल से बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही थी, वो फॉलो कर रहे थे इसको। लोगों ने मान लिया कि बोले बहुत सही बात है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ऑक्टेट रूल कैसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई कैसे हो सकता है, या यहां से मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि दो नॉन मेटल पास आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेटल पास आ रहा है तो क्या हो रहा है। अब जब एक मेटल, मान लो कोई भी एक मेटल मैं ले रहा हूं, सोडियम है ना, उसके पास एक Cl आ गया, एक सोडियम आ गया, एक Cl आ गया। हमें पता है सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 देन 3s1। सिर्फ मैं आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा केमिकल बॉन्डिंग में, पिछले वाली कॉन्फ़िगरेशन को मैं ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकता हूं, उसके पहले आपको पता है पूरा। नियोन की कॉन्फ़िगरेशन आगे 3s1, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हो गया इसका। और क्लोरीन हमें पता है, क्लोरीन होता है नियोन देन 3s2 देन 3p5। अब इन दोनों को ही ऑक्टेट रूल क्या बोला कि दोनों को ही अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेंगे? सोडियम बोलेगा कि भाई एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करूं, या एक ऑप्शन ये है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं। अगर 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लूंगा तो भी ऑक्टेट कंप्लीट, एक निकाल दूंगा तो भी ऑक्टेट कंप्लीट। कौन सा इजी? देख के पता चल रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा। इसलिए जितने भी मेटल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज कैटायन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक नॉन मेटल के लिए क्या ज्यादा इजी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आर्गन वाली कॉन्फ़िगरेशन में चला जाए। इसलिए जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जैसे ही Na और Cl पास आएंगे, Na को एक इलेक्ट्रॉन देना है, Cl को एक इलेक्ट्रॉन लेना है, Cl Na का एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा। जो हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग में, दो ऑपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर वाला फोर्स लगता है, वो इनके बीच में लगेगा, और Na और प्लस और Cl माइनस हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ बन के रह जाएंगे। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। मैंने आयोनिक बॉन्ड भी एक्सप्लेन कर दिया यहां आपको कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। जब भी एक मेटल और एक नॉन मेटल पास आएंगे, मेटल से नॉन मेटल में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, बॉन्ड बन गया आयोनिक बॉन्ड। ठीक है जी, समझ गए आयोनिक बॉन्ड को तो अच्छे से। दो नॉन मेटल अगर पास आ गए तो क्या होगा? मान लीजिए एक Cl किसी दूसरे Cl के पास आया, ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, तो अब Cl बोलेगा भाई मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं भी 3s2 3p5 हूं। दूसरा Cl बोलेगा भाई कमी तो मेरे पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन की है। तो ना, यानी ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, ना ही ये।
ना ये केटाइन बनाएगा ना ही ये केटाइन बनाएगा, दोनों क्या बना सकते हैं, ये दोनों एनाइन बना सकते हैं। और अगर दोनों एनाइन बन गए तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने लग जाएगा, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करते हैं। यानी अब इस तरीके से इनमें बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो अगर इनमें इस तरीके से बॉन्डिंग नहीं हो सकती तो क्या होगा, तो इस केस में ये क्या करेंगे, इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये दोनों बोलेंगे कि भाई ये सीएल इस सीएल को बोलेगा कि तेरा एक इलेक्ट्रॉन मैं शेयर कर लेता हूं, मेरा एक इलेक्ट्रॉन तू भी शेयर कर ले। यानी हम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, 50% पैसा मैं लगाता हूं, 50% पैसा तू लगा, और इन 100% पैसों पे जितना हक तेरा होगा उतना ही हक मेरा भी होगा। यानी इस सीएल के पास पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, उन 7 में से एक इसने लगा दिया पार्टनरशिप में। इस सीएल के पास भी 7 थे, उनमें से एक इसने भी पार्टनरशिप में लगा दिया। इसके पास कितने बचे, 6। इसके पास भी कितने बचे, 6। लेकिन इन दोनों पे अब इस सीएल का भी हक है और इन दोनों पे अब इस सीएल का भी हक है। तो यानी इस सीएल के पास भी कितने हो गए, 6 1 7 1 8। इस सीएल के पास भी कितने हो गए, 6 1 7 और 1 8। दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। यानी जब एक मेटल और एक नॉन मेटल पास आएंगे तब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन दो नॉन मेटल पास आएंगे तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में उन्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। दो एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, या जितने उनके ऑक्टेट में कमी होती है उतने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर लेते हैं और बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। अभी शेयरिंग की वजह से ना ये छोड़ के जा सकता ना ये छोड़ के जा सकता, क्योंकि दोनों का 50-50% पैसा लगा है, इसलिए इनके बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहेगा और उसकी वजह से ये हमेशा साथ रहेंगे, Cl2 की फॉर्म में बन के रहेंगे। दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों बराबर पैसा लगा रहे हैं, बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसलिए इस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप और होता है जो मैं बताऊंगा आपको थोड़ा आगे चल के। अभी के लिए ये चीज समझ में आई कि आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है और क्यों बनते हैं, दोनों आयोनिक और कोवेलेंट क्यों बनते हैं। ठीक है जी, लुईस ने सबको बता दिया था। इसके एग्जांपल NaCl हो गया, और एग्जांपल हो सकते हैं इसके जैसे CaCl2 बनता है। जितने भी मेटल नॉन मेटल वाले बनेंगे मैक्सिमम इसी के एग्जांपल होंगे। ठीक है, अभी मैं मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं, सभी क्यों नहीं बोल रहा, रीजन बताऊंगा जब आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। तो कोवेलेंट कब बनेगा, जब दो नॉन मेटल आएंगे तो Cl2 हो गया, H2 हो गया, है ना, O2 हो गया, N2 हो गया, CCl4 हो गया, बहुत सारे एग्जांपल है जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है जी, इतनी चीजें इससे अच्छे से एक्सप्लेन हो रही थी, लुईस भी खुश, सारी जनता भी खुश कि बढ़िया है, चलो बॉन्ड बन गए। लेकिन तभी कोई आया भागा भागा, बोला भाई साहब मेरे पास एक मॉलिक्यूल है H2। कौन सा मॉलिक्यूल है मेरे पास, H2 मॉलिक्यूल है। अब H2 मॉलिक्यूल की कहानी सुनो, एक H दूसरा H, इस H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इस H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। पहली चीज डोनेट तो करेंगे नहीं, वरना ये भी खाली ये भी खाली, डोनेट तो कोई सा भी नहीं करेगा। यानी ये शेयरिंग कर सकते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की मान लो कि इन्होंने शेयरिंग कर भी ली तो भी इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, इस इलेक्ट्रॉन की इन्होंने शेयरिंग कर ली। इस हाइड्रोजन के पास भी 2, इस हाइड्रोजन के पास भी 2, यानी ये तो ऑक्टेट पूरे नहीं कर रहे, फिर भी H2 बन रहा है। तो ये पहला एक्सेप्शन था ऑक्टेट रूल का, वो था डुप्लेट। कुछ एटम्स या कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर सकते। वो एटम्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 के आसपास ही होती है वो लोग ऑक्टेट फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए H2 हो गया, LiCl हो गया, ये ऐसे कुछ जो कंपाउंड है, जैसे Li है ना, तो Li 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकता अपने अंदर, कितनों से काम चलाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन करके काम चलाएगा। इसलिए H2 Li प्लस बन के 2 इलेक्ट्रॉन बना लेता है। तो ये ऐसे वाले एटम्स जो हैं ये डुप्लेट पूरा करते हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं अपनी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में, 8 नहीं लेते। ये पहला था, ये तो चल भी गया, चलो उसने बोला कि कम से कम नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो है ही, डुप्लेट है वो, हीलियम की वजह से एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। लेकिन कोई भाई साहब एक बंदा गया, वो ढूंढ के लाया, बोला भाई साहब एक BeCl2 बनता है, आज ही मैं देख के आया हूं, BeCl2 नाम का एक कंपाउंड बनता है, हमने देखा है। तो बोला बना दो, बोला कैसे बना दो, बोला एक बेरिलियम ले लो, है ना, और 2 Cl ले लो। Cl को एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 3p5। बेरिलियम को कितने रिक्वायर्ड है, बेरिलियम होता है 1s2 2s2, तो बेरिलियम को या तो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन वो निकाल दे। तो BeCl2 जो बनता है वो बनता है कुछ ऐसा कि ये इनके बीच में और ये इनके बीच में, बेरिलियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको ये भी शेयर करता है, उनको ये भी शेयर करता है। तो बोले भाई साहब अब बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, एक इधर शेयर कर लिया एक इधर शेयर कर लिया, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 ये 2 ये, अब बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन ही हुए, फिर भी BeCl2 बन रहा है। बोले लुईस क्या हो रहा है, ये तूने तो बोला था 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ तो 4 ही हो रहे हैं। बोला एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ठीक है, एक दो एक्सेप्शन तो चल भी सकते हैं, पर अगर हर जगह एक्सेप्शन आने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस टाइम के कंपाउंड जो थे उनको उसने बोला हाइपोवेलेंट कंपाउंड। ये कंपाउंड जो है ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट शो करते हैं।
कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ऑक्टेट मतलब इनका ऑक्टेट पूरा नहीं बढ़ता, उससे कुछ कम इलेक्ट्रॉन ही बना देते हैं ये, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ऑक्टेट। और इन कंपाउंड्स को हाइपोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ये हाइपोवेलेंट कंपाउंड एक बहुत बड़ी कमी थी लुईस ऑक्टेट रूल की, क्योंकि इसकी वजह से ऑक्टेट रूल पूरी तरह गलत दिख रहा था कि देखो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। उसने बोला चलो, लुईस ने एक और चीज बोली, बोले बेरिलियम के पास इतने इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके, उसके पास भी अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते तो वो शेयर कर लेता, इसलिए हाइपोवेलेंट में उसने थोड़ा थोड़ा काम चला भी दिया। तो भाई साहब एक बंदा और सियाना था, वो बोला भाई PCl5 भी बनता है। उसने लुईस को आगे बोला कि लुईस PCl5 भी बनता है। तो बोला PCl5 को बना के देखो। बोले एक फॉस्फोरस, उसके चारों तरफ 5 Cl, ठीक है, इसके पांचों तरफ 5 Cl, हर Cl को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए Cl एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। फॉस्फोरस का क्या होता है? फॉस्फोरस होता है, मैं बना के दिखाता हूं आपको, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आउटर मोस्ट में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या करेगा, बोलेगा पांचों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो सबके साथ। यही हो सकता है, PCl5 की स्ट्रक्चर बन सकती है। यानी फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखना जरा। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 2 6 2 8 2 10। फॉस्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए थे, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनने के बाद हो गए कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। लोगों ने बोला चल ये बात तो तेरी मान ली थी कि बेरिलियम के पास इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे कि वो 8 पूरे कर पाता, इसलिए उसका रुक गया वहीं पे। फॉस्फोरस तो 8 पूरे कर रहा था, क्यों इसने PCl4 बना के नहीं छोड़ दिया, क्यों ये PCl5 बनाने पे गया? बता लुईस, क्या जवाब है तेरे पास इसका? लुईस के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। उसने बोला ये जो है इसमें एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो रहा है। इनको हाइपरवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, हाइपरवेलेंट कंपाउंड। और ये कंपाउंड जो थे, इन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी ऑक्टेट रूल की, क्योंकि इनसे ये साफ दिख गया था कि ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी एटम बॉन्ड बना सकता है। ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी और बॉन्ड बनाने की इच्छा वो रखता है, मतलब उसका जिंदगी में सिर्फ मकसद ऑक्टेट पूरा करना नहीं था। तो क्या मकसद था उसके लिए? फिर एक और थ्योरी आई, दूसरी थ्योरी जो है वो सारे के सारे बॉन्ड्स की जो थ्योरी है एक तरह से उसको एक्सप्लेन कर देती है, वो बता देती है कि क्यों बॉन्ड बनते हैं। इसके अलावा एक दो चीजें और थी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे गंदी चीज तो तब हुई लुईस के साथ, ऑक्टेट रूल के साथ, जब जीनोन के कंपाउंड मिल गए। जीनोन जो है वो XeF2 XeOF2 XeOF4 ये ऐसे कंपाउंड बना रहे थे। लोग बोले भाई साहब तुम तो बोले थे नोबेल गैस जो है वो रिएक्ट ही नहीं करती, यहां बाकी सब तो छोड़ो, नोबेल गैस रिएक्ट कर गई, ये खुद अपनी कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रही। इसका मतलब कि तुम्हारी थ्योरी गलत है। सिर्फ ऑक्टेट पूरा करने के लिए एटम्स जो है या एलिमेंट्स जो है वो बॉन्ड नहीं बनाते, इसके पीछे कुछ ना कुछ थ्योरी और है। और वो थ्योरी क्या है, उसको एक्सप्लेन किया पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से। So the second concept behind the formation of a bond is to acquire minimum energy। कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। ये याद रखेंगे आप एज इट इज। कोई भी एटम बॉन्ड बनाता है मिनिमम एनर्जी के लिए, क्योंकि एनर्जी जितनी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए ज्यादा स्टेबल होने के लिए या कम से कम एनर्जी रखने के लिए हर एटम बॉन्ड बनाता है। कैसे एनर्जी कम होगी, मान लीजिए 2 एटम है अपने पास, ये एक एटम है और ये एक एटम। इन दोनों एटम के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, हमें पता है हर एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और इन दोनों एटम्स में ही न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। अब जब ये दोनों एटम किसी डिस्टेंस पे होंगे तब इनके बीच में क्या क्या लग रहा होगा, देखो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा। मैं रिपल्सन फोर्स को लाल कलर से दिखा रहा हूं। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा। इलेक्ट्रॉन को मैं थोड़ा उधर बना देता हूं ताकि हम दोनों फोर्स को अलग अलग देख पाए इजीली। इलेक्ट्रॉन को मैं बनाता हूं यहां पे, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है जी। और दूसरा, इसको मैं ग्रीन पेन से दिखा रहा हूं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस के बीच में अपोजिट चार्ज होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। अब हम गैसियस स्टेट भी पढ़ चुके हैं, वहां से भी हमें फील आ चुका है कि जब इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी उस टाइम पे इनका अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा। जब इनके बीच में डिस्टेंस एक मिनिमम डिस्टेंस से कम हो जाएगी, ये पास आते आते एक इतनी डिस्टेंस पे आ जाएंगे कि अब तो बस टच होने वाले हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, उस टाइम पे रिपल्सन डोमिनेट करने लगेगा। इसलिए अगर डिस्टेंस ज्यादा तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट, अगर डिस्टेंस कम तो रिपल्सन फोर्स डोमिनेंट। यानी जब दो एटम बहुत दूर है एक दूसरे से तब उनमें अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, वो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे होंगे। और अगर उनमें अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो देखना उनकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है। यहां मैं ग्राफ बना रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन एटम्स के बीच में। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को लिया है एंड वाई एक्सिस पे हम पोटेंशियल एनर्जी को ले रहे हैं, एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी, इधर डिस्टेंस। तो जब दो एटम्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर थे, मान लीजिए इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी,
इस टाइम पे इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, हमें पता है। और जब भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आती है? नेगेटिव आती है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R। अब अगर अट्रैक्शन फोर्स है तो इसका मतलब Q1 और Q2 ऑपोजिट है, तभी अट्रैक्शन लग सकता है। यानी एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तब तक क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। अब जैसे जैसे मैं आर की वैल्यू कम करूंगा, जैसे जैसे इन दोनों को पास लाता जाऊंगा, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? आर कम करोगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी किसमें? माइनस में। पहले -2 थी, फिर -5 हो जाएगी, फिर -7 हो जाएगी। जैसे जैसे पास आते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में बढ़ती जाएगी। यानी पहले भी नेगेटिव थी, और जैसे जैसे दोनों एटम के बीच में डिस्टेंस कम होती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी स्लोली 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 नेगेटिव साइड में बढ़ती जाएगी। और जब ये बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे तब वो एकदम से घटेगी, लेकिन एक पॉइंट तक। एक पॉइंट, ये पॉइंट ऐसा आया है जब वो बहुत सफिशिएंट पास आ चुके हैं एक दूसरे के। अब अगर इससे और पास आपने लाया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में जबरदस्त रिपल्सन लगने लग जाएगा। और अगर रिपल्सन लग गया तो रिपल्सन लगते ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इसलिए इस डिस्टेंस से, ये वो डिस्टेंस है जहां पे मैक्सिमम पास आ सकते हैं एटम, इस डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पे जैसे ही हम लाएंगे पोटेंशियल एनर्जी एकदम से बढ़ेगी। मैं मिटा रहा हूं इसको। ये ऐसा ग्राफ मिल जाएगा अपने को, लाइक दिस कुछ। ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगी जब इनके बीच में डिस्टेंस 0 होगी। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा अपने को पोटेंशियल एनर्जी का जब दो एटम को हम पास लाएंगे। यानी ये वाली जो डिस्टेंस थी 0 से लेके R, यहां तक की ये जो डिस्टेंस थी, इस डिस्टेंस पे ये एटम्स कुछ ऐसे होंगे। ये इनके बीच में वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक इनमें अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। इसके बाद अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट नहीं करेगा, रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करने लग जाएगा। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं इस डिस्टेंस को? बॉन्ड लेंथ। दो एटम के सेंटर के बीच या न्यूक्लियस के बीच वो डिस्टेंस जहां पे अट्रैक्शन फोर्स जहां तक लगता है उसके बाद रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करने लग जाता है, उस डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है जी, ये चीज तो समझ में आई। अब यहां से हमने एक चीज क्या देखी कि जैसे जैसे एटम पास आएंगे वैसे वैसे उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी जब तक वो यहां आ रहे हैं। यानी हर एटम बॉन्ड, इसी को हम बॉन्ड बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस पे आके, अब देखो अगर इस डिस्टेंस पे पहुंच गए तो यहां पे अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स बराबर है। यानी ना अपने आप एटम यहां से पास आएंगे एक दूसरे के, ना ही यहां से दूर आएंगे, यहां पे वो फिक्स हो जाएंगे। तो ये वाली जो सिचुएशन है इस पे हम बोलते हैं कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन चुका है। क्योंकि अब वो जब तक एनर्जी नहीं लगाओगे तब तक ना वो पास आएंगे और ना ही दूर जाएंगे। तो यहां पे बॉन्ड बन चुका है उन दोनों के बीच। और बॉन्ड बन चुका है का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि अब ये यही ऐसे ही रहेंगे जब तक इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। इनके बीच के डिस्टेंस को हमने बॉन्ड लेंथ बोल दिया। तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे दो एटम पास आए उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। जब बॉन्ड बन गया तब मिनिमम वैल्यू है उस पोटेंशियल एनर्जी की। और हर एटम चाहेगा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो ताकि उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो यहां से बॉन्ड बनने की प्रोसेस कंप्लीटली एक्सप्लेन हो रही थी कि हर एटम बॉन्ड बनाता है अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो ना हो। जितने बॉन्ड वो बना सकता है वो मैक्सिमम उतने बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा बॉन्ड पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम। तो ये जो थ्योरी थी ये बॉन्ड फॉर्मेशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रही थी, और ऑक्टेट रूल में जो एक्सेप्शन आ रहे थे उनको भी इसने एक्सप्लेन कर दिया। तो आज की क्लास में हमने देखा बॉन्ड बनने के पीछे दो मेन रीजन क्या है, जिसमें से ये वाला रीजन ज्यादा सेटिस्फैक्टरी है। कोई आपको पूछे बॉन्ड क्यों बनता है तो रीजन आप यही बताएंगे, टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। ठीक है जी, इसको आप याद रखिएगा। इससे आगे की चीजें जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।